हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2106 करने वाले हैं। हार्ड मार्क्ड है बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना। आराम से हम लोग समझ जाएंगे इस प्रॉब्लम को। देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। नो वन इज़ कमिंग एंड डू थिंग्स फॉर यू। ये तो ज़िंदगी भर याद रखना, कोई आकर हेल्प नहीं करने वाला। यू चाहे और मी और एंड ऑल ऑफ अस आर ऑन आवर ओन। वी हैव टू डू आवर ओन थिंग. Just accept it and be ready to face whatever comes in your life. You have to do it on your own. And you have got this. Okay? Just believe in yourself. Lead code 2106. Maximum fruits harvested after at most k steps. Fruits are available at some positions on an infinite x-axis. You are given a 2D integer array fruits where fruit size is equal to position दे रखा है उस x axis में, और उस पोजीशन में कितना अमाउंट ऑफ फ्रूट्स प्रेजेंट है वो दे रखा है। ठीक है। फ्रूट्स इज ऑलरेडी सॉर्टेड बाय पोजीशन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड ईच पोजीशन इज़ यूनिक। तो यहाँ पर और जो फ्रूट्स दे रखा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है पोजीशन के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर पे, और हर पोजीशन यूनिक है। तो यहाँ पर सॉर्टेड दिया हुआ है तो किसी कारण से दिया हो सकता है ना। तो इस पर हमें ध्यान देना है। ओके, हर एक पॉइंट प्रॉब्लम में किसी कारण से ही दिया होता है। तो जैसे सॉर्टेड है तो इसको मार्क कर लो कि कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो फ़ायदा होगा इस सॉर्टेड से हमें। You are also given an integer start position and an integer k. Initially, you are at the start position. From any position, you can either walk to the left or right. It takes one step to move one unit on the x-axis, and you can walk at most k steps in the total. For every position you reach, you harvest all the fruits at that position, and the fruits will disappear from that position. ठीक है। Return the maximum total number of fruits you can harvest. तो आपके पास k steps दे रखा है, ठीक है। और अब करेंटली आप स्टार्ट पोजीशन पर खड़े हुए हो और हर पोजीशन पर फ्रूट्स के काउंट दे रखा है। जैसे यहाँ पर इंडेक्स नंबर पोजीशन नंबर 2 पर 8 फ्रूट्स है, पोजीशन नंबर 6 पर 3 फ्रूट्स है, पोजीशन नंबर 8 पर 6 फ्रूट्स है। ठीक है। और आप करेंटली यहाँ खड़े हो 5th पर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेप ही चल सकते हो। तो कितना फ्रूट्स आप कलेक्ट कर पाओगे? ठीक है। तो इसका आंसर 9 क्यों है? क्योंकि देखो, अगर ये राइट हैंड साइड में चलेगा, एक स्टेप यहाँ चला तो इसको कवर कर लेगा, 3 फ्रूट्स मिल गया। 2 स्टेप यहाँ चला, 3 स्टेप जब चला तो 6 मिल गया उसको। अब इसके पास सिर्फ एक स्टेप बचा है, तो वो यहाँ तक जा तो नहीं सकता एक स्टेप में, है ना। उसको यहाँ तक आने में बहुत स्टेप लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप लगेंगे। तो ऑब्वियस है बात है, यहाँ तक नहीं आ पाएगा। तो सिर्फ 9 ही फ्रूट्स इसके पास आ सकते हैं इन 4 स्टेप्स। ओके। और अगर वो इस साइड जाता, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में इसको 8 मिल जाता, लेकिन अब इसके पास सिर्फ एक स्टेप बचा है, तो ये पीछे जाके इनको और इनको कवर नहीं कर सकता। इसीलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है हमारे लिए? 9 है, कि तुम राइट हैंड साइड चले जाओ, इसको और इसको कवर कर लो। ठीक है। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, रफ एग्जांपल मैंने ये बनाया है। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस प्रॉब्लम का क्या है उसको मैं इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलते हैं स्टार्टिंग में आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपका करंट पोजीशन P है। ठीक है, P मान लेते हैं इसको। अब मान के चलते हैं ना, मैंने आपको बोला कि यार ये जो है ना, ये वाला जो फ्रूट है आपको ये पिक करना है, मान के चलते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, एक तरीका ये हो सकता है कि ये बंदा 1 स्टेप यहाँ लिया, 2 स्टेप यहाँ लिया, 3 स्टेप यहाँ लिया, तो यहाँ पर इसको 2 और 4 मिल गया। ठीक है। लेकिन इसको लालच हुआ, इसको लगा कि हो सकता है राइट हैंड साइड में मुझे और भी ज़्यादा फ्रूट मिल जाए। और सही बात है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि चलो मैं बाकी रिमेनिंग स्टेप से वहाँ चला जाता हूँ। ठीक है। फिर मैं वापस आके इस 3 को ले लूँगा। ठीक है। जब यहाँ पर कवर किया 5 को, 6 को, 2 को, 3 को कवर किया, फिर वापस आके इस 3 को इसने कवर किया। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसको कितने स्टेप्स लगे वापस 3 में आने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 स्टेप्स लगे वापस 3 को कवर करने में। ठीक है। और यहाँ पर ये 1 और 5 और 6 को इसने कवर कर लिया था। ठीक है। या फिर चलो एक काम करते हैं, मान के चलते हैं 1 5 ही तक था, है ना, आगे और कुछ नहीं था। ठीक है। तो अभी इसको कितने स्टेप्स लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 स्टेप्स लगे। ठीक है, तो इसने अब देखो यहाँ पर अगर इसने ऐसा ना करके अगर ऐसा किया होता, देखो वापस से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर P है आपका, एक था इधर, 1 2 3 4, यहाँ पर 3 था, 2 था, 4 था, 1 था, 5 था। अगर ये यहाँ जाके इधर जाता फिर इधर जाता फिर इसी वक्त 3 को कवर कर लेता, तो देखो इसको 4 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, और अब ये राइट साइड जाता 1 2 3 4 5 6, तो 1 को भी कवर कर लेता, 5 को भी कवर कर लेता। अब देखो इसने सारे फ्रूट्स कवर कर लिए और बहुत कम स्टेप्स में कर लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप्स में इसने सारे फ्रूट्स कवर कर लिए, और यहाँ पर 14 स्टेप्स लगा था इस 3 को कवर करने के लिए, क्योंकि याद करो ये लेफ़्ट आके राइट चला गया था। मतलब पहले ये लेफ़्ट आया, ठीक है, फिर राइट आया, राइट जाके इन लोगों को कवर किया, फिर वापस देखो ट्रैवल करके 3 पर गया। तो देखो इसने एक बहुत गलत काम क्या कर दिया ना, अगर आप नोटिस करो, ये लेफ़्ट तो बिल्कुल सही गया था, ठीक है, इसको मैं ग्रीन पेन से बनाता हूँ, लेफ़्ट तो सही गया, ये यहाँ से लेफ़्ट तक गया, इसने 2 को कवर कर लिया और 4 को कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान दो, ये वापस जब जाएगा तो ये बैक इसको जाना पड़ेगा, तो इस बैक जाने में इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि खाली है। 2 और 4 तो इसने कवर कर लिया ना ऑलरेडी, 2 + 4 तो इसको मिल गया। अब यहाँ पर 1 मिला और 5 मिला, +1 +5। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम पता है क्या है, जब ये वापस आएगा ना, तो देखो यहाँ पर खाली मिला, कुछ नहीं मिला, इधर भी खाली मिला, कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ पर इसने 3 को पकड़ा, तो इतना स्टेप्स जो है, देखो इतना स्टेप्स वेस्ट हो रहा है वापस से, है ना, क्योंकि आपने गलती क्या करी, आप लेफ़्ट गए, फिर राइट गए, फिर वापस से लेफ़्ट आ रहे हो इस 3 को पिक करने के लिए। इससे अच्छा आप क्या करते कि जब आप लेफ़्ट आए थे तो उसी वक्त इसको कवर कर लेते, 3 को कवर कर लेते, है ना। लेफ़्ट आए, राइट गए, वापस से लेफ़्ट आना इज़ आपके लिए नुकसान है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप लेफ़्ट गए, ठीक है, फिर आप राइट गए, फिर वापस से आप लेफ़्ट आ रहे हो यहाँ पर किसी को पिक करने के लिए, तो वो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि आप बेकार का इतना अपना स्टेप्स वेस्ट कर रहे हो, ये वाला पार्ट वेस्ट कर रहे हो, है ना। क्योंकि आप लेफ़्ट पहले पास्ट में तो आए थे आप लेफ़्ट, तो उसी वक्त अगर आप इसको कवर कर लेते ये वाले पार्ट को, तो वापस आपको इतना बड़ा जर्नी वेस्ट नहीं करना पड़ता। देख रहे हो, इतना बड़ा जर्नी वेस्ट हो रहा है और कुछ मिल भी नहीं रहा है इस जर्नी में आपको, आपके स्टेप्स वेस्ट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसका यही था, इस प्रॉब्लम का, कि अगर आप लेफ़्ट जाते हो तो ठीक है, जाओ, फ़र्क टेंशन नहीं है, जाओ, जितना भी आपको आगे जाना है जाओ। लेफ़्ट के बाद जब आप राइट जाओगे ना, तो वापस से लेफ़्ट मत आना, क्योंकि अगर आप पहली बार जब लेफ़्ट गए थे तो उसी वक्त ले लेते जितना भी आपको लेना था ले लिया, राइट आए, फिर वापस से लेफ़्ट जाना, ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। वो आपको साफ साफ दिख भी रहा था एग्जाम्पल में, ऊपर मैंने आपको दिखाया भी कि कितने स्टेप्स वेस्ट हुए, 14 स्टेप लगा आपको, और यहाँ पर काफ़ी कम स्टेप में आपका काम हो गया था, ठीक है। तो एक तो ये केस हो गया कि जब आप लेफ़्ट आए, लेफ़्ट के बाद राइट गए तो ये तक, यहाँ तक तो ठीक था, फिर वापस जब आप लेफ़्ट आए ना, तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। या तो आप एक बार लेफ़्ट आओ, फिर एक बार लेफ़्ट से टर्न मार के राइट चले जाओ, दैट्स इट, वापस से लेफ़्ट मत आओ, पहला पॉइंट ये। और सेम चीज़ अप्लाई होता है कि अगर आप यहाँ पर खड़े थे, अगर आप राइट गए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको जाना है जाओ, राइट के बाद आप लेफ़्ट भी गए, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन लेफ़्ट के बाद वापस से राइट मत जाओ, ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा। सेम रीज़निंग इसका वही है जो ऊपर मैंने दिया, क्योंकि इतना पूरा वेस्ट हो रहा है आपका। जब आप पहली बार राइट आए थे तो यहाँ पर जो भी फ्रूट्स था उसको पहले ही कवर कर लेते, है ना। इतना जो वेस्ट हो रहा है ये आप क्यों कर रहे हो, ओके। तो यहाँ से क्रक्स निकल के ये आता है, यही 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आता है कि भाई आप लेफ़्ट जाओ, लेफ़्ट के बाद राइट जाओ, दैट्स इट। राइट के बाद वापस लेफ़्ट जाने का बात ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता। दूसरा केस क्या हो सकता है, या फिर आप अपने करंट पोजीशन से राइट जाओ, राइट के बाद लेफ़्ट जाओ, फिर वापस राइट मत आओ,
तो यही दो पॉसिबल कंडीशन बनकर आता है हमारे पास, ठीक है। किसी डायरेक्शन पर आप गए, वहाँ से लौटे, फिर वापस से उसी डायरेक्शन पर जाना इस बेवकूफ़ी है, स्टुपिडिटी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। लेफ़्ट पे गए, राइट पे गए, राइट से वापस लेफ़्ट जाना, ये स्टुपिडिटी है। राइट पर गए, फिर लेफ़्ट गए, फिर वापस से राइट जाना, ये स्टुपिडिटी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दो ही केस बनकर आता है कि यार मैं लेफ़्ट जाऊँगा, जितना कवर करना होगा करूँगा, उसके बाद राइट चला जाऊँगा जितने रिमेनिंग स्टेप्स होंगे मेरे पास, या फिर मैं राइट जाऊँगा, जितना फ्रूट्स कवर करना होगा कर लूँगा, उसके बाद लेफ़्ट जाऊँगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये दो केसेस सबसे इम्पॉर्टेंट थे और यही इस प्रॉब्लम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो ये अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान के चलते हैं ये एग्जाम्पल था और आप पी पोजीशन पर खड़े हुए हो। तो अभी आपको मैंने बताया ना कि आपके पास दो ही केस है। पहला केस ये है कि आप लेफ़्ट जाओ कुछ स्टेप लेफ़्ट जाओ, उसके बाद राइट चले जाओ, जो भी रिमेनिंग स्टेप्स आपके पास बचते हैं। दूसरा केस क्या है कि आप कुछ स्टेप राइट जाओ और जो रिमेनिंग स्टेप्स आपके पास बचता है उससे लेफ़्ट चले जाओ। तो आपके पास गिवन स्टेप्स कितना है, के था, ठीक है। अब लेफ़्ट में आप कितना जाओगे उस पर, तो पहले केस 1 लेके चलते हैं कि आप लेफ़्ट गए फिर राइट चले गए रिमेनिंग स्टेप से, ठीक है। केस 1 को लेके चलते हैं। ये क्या था कि आप लेफ़्ट गए, फिर लेफ़्ट के बाद राइट चले गए। अब देखो, लेफ़्ट भी जा रहे हो तो लेफ़्ट में भी मुझे क्या पता कि कितना स्टेप जाना मेरे लिए बेस्ट होगा लेफ़्ट हैंड साइड में। तो एक काम करते हैं, मान के चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में मैं डी डिस्टेंस गया, यहाँ से मैं डी डिस्टेंस गया और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स था तो मैंने कवर कर लिया होगा, वो देख लेंगे कितना फ्रूट्स कवर हुआ या नहीं हुआ। बट मान के चलते मैं लेफ़्ट गया डी डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास टोटल स्टेप्स कितने थे? टोटल स्टेप्स कितने थे? के था। जब आप लेफ़्ट स्टेप्स चले, कितने स्टेप्स चले? डी स्टेप्स चले, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग स्टेप्स के माइनस डी बचा। ऑब्वियस बात है, के स्टेप था, आप लेफ़्ट हैंड साइड में डी चले गए। तो अब एक बात बताओ, लेफ़्ट में आपका पोजीशन क्या होगा? लेफ़्ट हैंड साइड पोजीशन, इसको मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है, पोजीशन आई मान लेता हूँ इसको। लेफ़्ट हैंड साइड में आप जहाँ भी गए उसका पोजीशन क्या होगा? क्योंकि ये नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस है, सिंपल। तो करेंटली आप पी पे खड़े थे और पी से आप लेफ़्ट हैंड साइड गए हो, तो आपका पोजीशन क्या होगा? पी माइनस डी। ऑब्वियस ही बात है, लेफ़्ट हैंड साइड गए हो तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड का पोजीशन क्या होगा? पी माइनस डी, जिसको मैं आई पॉइंटर बोल रहा हूँ, ओके। अब इसके बाद जो रिमेनिंग स्टेप्स है आपका, कितना रिमेनिंग स्टेप्स है? के माइनस डी बचा है, वो आप राइट हैंड साइड चल दोगे, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड साइड चलोगे तो देखो ध्यान देना, जब आप राइट हैंड साइड चलोगे यहाँ से, तो डी स्टेप तो आपको वापस से कवर करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको वापस से पी पर आना है, ठीक है। तो मतलब डी स्टेप आपका और वेस्ट हो गया, मतलब के माइनस डी बचा तो था ऑलरेडी, उसमें से माइनस डी आपने किया, तब आप पी पर वापस से आ गए, है ना, क्योंकि डी स्टेप आपको चलना पड़ेगा वापस से पी आने में। तो अब कितना बचा? फाइनल रिमेनिंग कितना है अब आपके पास? के माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी। अभी आप वापस पी पर आ चुके हो, तो ये इतना जो बचा है ना, के माइनस 2 इंटू डी, इतना आप पी के राइट हैंड साइड चले जाओ। यही तो पॉसिबल था, केस 1 यही तो था कि लेफ़्ट हैंड साइड जाओ और जो रिमेनिंग स्टेप्स है उससे राइट हैंड साइड चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से आप कितना स्टेप आगे गए? के माइनस 2 इंटू डी, जो रिमेनिंग स्टेप था उतना स्टेप आप आगे आ गए, ठीक है। तो इससे आपको राइट साइड का पोजीशन मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मतलब पोजीशन पी से कितना राइट हैंड साइड आप जा पाए? पी पर आप खड़े हो प्लस कितना आगे गए हो देखो तो, के माइनस 2 इंटू डी, इसमें प्लस कर देते हैं, माइनस 2 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है? इसको राइट पोजीशन को मैं जे मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ माई पोजीशन आई, और राइट हैंड साइड में जब यहाँ पर है तो दिस इज़ माई पोजीशन जे। तो एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड में डी डिस्टेंस चलता हूँ तो मेरा आई पॉइंटर लेफ़्ट हैंड साइड में जो पोजीशन होगा, मतलब मैं वहाँ तक लेफ़्ट हैंड साइड में मैं कहाँ तक कवर कर पाया? पी माइनस डी तक कवर कर पाया था। और राइट हैंड साइड जिसको मैं जे पॉइंटर बोल रहा हूँ,
वो मैं P प्लस K माइनस 2 इंटू डी पोजीशन तक कवर कर पाया था। ठीक है, और ये कब है? जब मैं लेफ्ट हैंड साइड डी चल रहा हूँ तो। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपको पता चल ही चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप आई पोजीशन तक जा सकते थे और राइट हैंड साइड में जे पोजीशन तक जा सकते थे, तो आप अपने फ्रूट्स वाले अरे में जाओ और देख लो कि इस आई पोजीशन से लेकर जे पोजीशन तक में कितने फ्रूट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपका जो फ्रूट्स वाला इनपुट था वो कुछ ऐसा दे रखा था। तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, देखो। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन इज इक्वल टू 5 पर आप खड़े हो और इसको मैंने नंबर लाइन पे भी शो कर दिया है एक्स एक्सिस में कि हर पोजीशन पे कितने फ्रूट्स अवेलेबल है, और अभी आप करंटली यहाँ पर खड़े हुए हो। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि जब आप लेफ्ट साइड अपने डी चला था ना, तो आई पोजीशन आपका 3 हो गया था और जे जो था आपका 8 हो गया था, मान के चलते हैं। ठीक है, अब 3 से 8 की अगर आप बात करो तो देखा है तो 3 वाला पोजीशन तो फ्रूट्स में दिख ही नहीं रहा मुझे। ये पोजीशन 0 है, पोजीशन 4 है, पोजीशन 5 है, 6 है, 7 है, 10 है। तो ना 3 दिख रहा है ना 8 दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें तो ये बस ये पता करना है कि जब 3 और 8 वाला रेंज कवर किया है उसने, तो कितने फ्रूट्स मिल पाएंगे। तो नंबर लाइन में अगर देखोगे तो 3 यहाँ पर है। 3 से 8 की अगर बात करें तो देखो मुझे 4 पोजीशन ऐसे मिल पा रहे हैं जहाँ से फ्रूट मैं कवर कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो नोटिस करो, यहाँ पर भले मुझे 3 था स्टार्टिंग और 8 एंडिंग था, बट फ्रूट मुझे यहाँ से मिला ना, क्योंकि मेरे इनपुट में 4, 5, 6 और 7 प्रेजेंट है, 3 और 8 प्रेजेंट नहीं है। तो कोई बात नहीं, सिंस हमारा इनपुट जो है वो सॉर्टेड है ना, बेस्ड ऑन दी पोजीशन, ये पोजीशन के बेसिस पे सॉर्टेड है। तो मुझे बस क्या ढूंढना है, जैसे मान लेते हैं मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या, पोजीशन क्या 3 है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा पोजीशन ढूंढूंगा जो ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू 3 हो। सबसे पहला पोजीशन बताओ विच इज़ ग्रेटर दैन या इक्वल टू 3। क्या ये वो पोजीशन? नहीं, ये तो मेरा आई यानी कि 3 से छोटा है। क्या ये पोजीशन है? यस, दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ठीक है, जिसको आप बाइनरी सर्च से भी निकाल सकते हो क्योंकि ये पोजीशन के बेसिस पे सॉर्टेड है। या फिर मैं क्या करूँगा, जितने भी पोजीशन है मेरे 0, 4, 5, 6, 7, 10, ये पोजीशन है। याद करो प्रॉब्लम में दे रखा था कि ये सॉर्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें बाइनरी सर्च लगा दूंगा, या फिर इस पर आप लोअर बाउंड लगा सकते हो। लोअर बाउंड क्या दे देता है? लोअर बाउंड देता है सबसे पहला एलिमेंट इंडेक्स जो कि जिसका वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 हो। तो मैं क्या करूँगा, लोअर बाउंड लगा दूंगा। लोअर बाउंड, इस 3 का लोअर बाउंड ढूंढ लूँगा। ठीक है, इस इंडेक्स वाले एरे में। तो 3 से जस्ट बड़ा या फिर इक्वल टू सबसे पहला मुझे पोजीशन कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, 4 दिख रहा है। और 4 किस इंडेक्स पर है? यहाँ पर इंडेक्स लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो लोअर बाउंड से मुझे ये इंडेक्स 1 मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई इंडेक्स 1 पे जो पोजीशन है ना, दैट इज़ 4, दैट इज़ द फर्स्ट पोजीशन विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको मैं लेफ़्ट मान लेता हूँ। यहाँ से जितने भी फ्रूट्स होंगे, और कहाँ तक मिलेगा? अब ये इंडेक्स नंबर, ये पोजीशन नंबर 8 है। ठीक है, तो ऑब्वियस है मैं एक ऐसा, अब ऑब्वियस है ना 8 है ना, तो मतलब 3 से आपने स्टार्ट किया, तो आपको 3 का जब आपने लोअर बाउंड ढूंढा तो आपको ये 4 मिल गया कि 4 से मिल सकता है मुझे फ्रूट्स। तो 4, 5, 6, 7, और आपका देखो जे क्या है? 8 है। तो आप क्या ढूंढोगे? 8 में तो देखो फ्रूट्स है नहीं, है ना, तो 8 से जस्ट बड़ा सबसे पहला इंडेक्स ढूंढ लो, सबसे पहला पोजीशन जो 8 से बड़ा हो। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपर बाउंड ढूंढ लो, अपर बाउंड। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? 8 से जस्ट बड़ा पोजीशन कौन सा दिख रहा है? देखो तो यहाँ पर ये 8 से बड़ा नहीं है, ये भी 8 से बड़ा नहीं है, ये 8 से बड़ा नहीं है, ये 7 जो 8 से बड़ा नहीं, ये 8 से बड़ा है। ठीक है, ये 10th पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपर बाउंड ऑफ 8 निकालूंगा। अपर बाउंड से क्या मिलता है? जस्ट 8 से सबसे पहला एलिमेंट जो 8 से बड़ा हो, जो कि मुझे ये मिला, इंडेक्स नंबर 5 मिला, इसके जस्ट पहले तक का इंडेक्स का ये ले लूँगा, ये है ना, मतलब इसके जस्ट पहले जो इंडेक्स होगा वहाँ तक ही मैं करूँगा।
ओके, इसका मतलब मैं ये 7th वाला जो पोजीशन है इधर तक ही मुझे कवर करना है। ऑब्वियस सी बात है, इधर तक ही आपको फ्रूट मिल पाएंगे। तो होगा क्या, अब आपको यहाँ से यहाँ तक के जितने भी फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं उसका सम चाहिए, है ना। तो इसको मैं राइट बोल देता हूँ, ये मान लेते हैं मेरा राइट है। ओके, तो याद करो आपने किया क्या, अपर बाउंड -1 किया ना यहाँ पर, है ना, क्योंकि अपर बाउंड आपने निकाल लिया तो आपको इंडेक्स अपर बाउंड ऑफ 8 निकालने पे क्या मिला आपको, ये वाला एलिमेंट मिला, क्योंकि इसका पोजीशन जो है वो 8 से जस्ट बड़ा है। सबसे पहला एलिमेंट जिसका पोजीशन 8 से जस्ट बड़ा है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 5 है ना। तो 5 - 1 करोगे तो 4th मिल जाएगा, यानी कि आप इस इंडेक्स पर हो करेंटली। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट तक में जितने भी फ्रूट्स हैं उसका सम निकालना है। तो या तो आप लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स कर लो सबसे, या तो उससे बेटर है कि आप प्रीफिक्स सम ऑलरेडी निकाल के रख लो इन लोगों का, है ना। प्रीफिक्स सम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 था इस यहाँ तक फ्रूट, 9 × 1 = 10, 10 × 7 = 17। देखो फ्रूट्स का सम निकाल रहा हूँ, 17 × 18 = 19, 19 × 4 = 23, 9 × 3 = 32, है ना। जब प्रीफिक्स सम आपने निकाल लिया तो आराम से आप क्या कर सकते हो, मुझे मान लेते हैं आपका प्रीफिक्स सम है, तो आराम से आप प्रीफिक्स सम ऑफ राइट इंडेक्स जो भी था माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट -1, है ना। इससे क्या होगा कि आपको आपका राइट क्या था, ये वाला था ना, और लेफ्ट ये था, तो लेफ्ट माइनस, यानी कि इतना से इतने तक का सम निकालोगे तो ऑब्वियसली इतना पार्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो प्रीफिक्स सम से आपको कांस्टेंट टाइम में किसी भी रेंज का सम मिल सकता है, लेफ्ट से राइट तक का आपको आराम से सम मिल जाएगा, है ना। बट आपको प्रीफिक्स सम निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो प्रीफिक्स सम हम लोग पहले ही निकाल लेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आपने नोटिस किया होगा फॉर एनी गिवन डी आप आराम से ith पोजीशन और jth पोजीशन निकाल सकते हो, उसका रेंज निकाल सकते हो कि i से j तक का रेंज को वो कवर कर सकता है। ठीक है, अब i से j तक के रेंज में कौन कौन से फ्रूट्स अवेलेबल है उसके लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड मैंने यूज़ करके वो रेंज निकाल लिया अपने फ्रूट्स वाले इनपुट में। ठीक है, और इस रेंज का सारे फ्रूट्स का मुझे सम चाहिए था, तो उसके लिए मैंने प्रीफिक्स सम का दिमाग लगा लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये याद करो मैंने केस 1 लिया था जिसमें लेफ्ट साइड डी चला था, सिमिलरली राइट साइड भी चल सकता था वो, है ना। तो केस 2 भी उसी वक्त ले लेंगे कि वो बंदे ने राइट साइड डी डिस्टेंस चला। तो ऐसे समझ लो कि अगर वो राइट साइड यहाँ पर जब पोजीशन पी था, तो राइट साइड जब डी चलेगा तो ऑब्वियस है उसका राइट साइड वाला पोजीशन क्या होगा, मान लेते हैं उसको जे मान लेते हैं। पी पर खड़ा था, राइट साइड पर डी चला, तो पी प्लस डी उसका राइट साइड का पोजीशन है। ठीक है, ओके। और इसके पास टोटल के स्टेप्स थे, तो रिमेनिंग कितना बचा, के माइनस डी। अब के माइनस डी स्टेप्स बचा है, फिर वापस से पी पर आने पे माइनस डी और हो जाएगा, तो के -2d बचा अब उसके पास। अब पी से लेफ्ट हैंड साइड में वो जाएगा, कितना चल पाएगा, के -2d चल पाएगा। तो इस बार आई होगा कितना, पी माइनस के -2d। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इस बार क्या हुआ, राइट हैंड साइड वाले केस में क्या हुआ कि जे मेरा होगा पी प्लस डी और आई मेरा होगा पी माइनस के -2d, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पर जो हुआ था वहीं पर है ना, बस उसका उल्टा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आई और जे निकाल लिया। अब मुझे पोजीशन पता चल चुका है ना, इन दोनों का पोजीशन पता चल चुका है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लोअर बाउंड ऑफ आई निकालूंगा। आई जो भी निकला होगा तो लोअर बाउंड निकालूंगा आई, तो आई का पोजीशन जो भी रहेगा उसका लोअर बाउंड निकालूंगा, तो मुझे पहला एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा फ्रूट्स में, जो कि जिसका पोजीशन ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ये आई होगा, है ना। और अपर बाउंड निकालूंगा जे का, अपर बाउंड ऑफ जे, तो मुझे पहला एलिमेंट मिल जाएगा इस फ्रूट्स में जिसका वैल्यू, जिसका पोजीशन ग्रेटर देन ये जे होगा, है ना। तो उसमें -1 कर देंगे, क्योंकि ग्रेटर देन मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें -1 कर देंगे। ओके, तो जब आई अपर बाउंड और लोअर बाउंड से जब मुझे इंडेक्स मिल जाएगा लेफ्ट एंड राइट, तो वही प्रीफिक्स सम ऑफ राइट माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट।
इस लेफ्ट -1, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट से राइट वाला जो भी रेंज ये कवर कर सकता था वहाँ तक का फ्रूट्स का सम मुझे मिल जाएगा, और मैं रिजल्ट में अपडेट करता रहूँगा अपना आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है, याद है मैंने आपको बताया था ना, ये 2 केस है और दोनों केस में वो लेफ्ट साइड डी डिस्टेंस चल रहा है या फिर राइट साइड डी डिस्टेंस चल रहा है ना। तो अब ये डी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो समझते हैं। ध्यान से देखो अगर, तो केस 1 में हमारा क्या हुआ था, केस 1 में और केस 2 में क्या हुआ वो लिख लेते हैं। केस 1 में मेरा आई का वैल्यू क्या था, पी माइनस डी था, है ना। ये मेरा केस 1 है, पी माइनस डी, और जे का वैल्यू क्या था, पी प्लस, जे का वैल्यू था पी प्लस के माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, और केस 2 में मेरा आई का वैल्यू क्या था, पी माइनस के माइनस 2d। ठीक है, और जे का वैल्यू था पी प्लस डी, है ना। कि केस 2 में क्या गया था, ये राइट हैंड साइड गया था डी डिस्टेंस, और केस 1 में डी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड गया था। ओके, तो यहाँ पर आप खुद देखो, आपके पास लिमिट दिया रहता है कि आपके पास टोटल इतने स्टेप्स हैं। ठीक है, और स्टेप्स में आप के माइनस, जब डी स्टेप्स चलते हो, चाहे लेफ़्ट चलो चाहे राइट चलो, तो के माइनस डी रिमेन करता है आपके पास, इतना बचता है ना। उसके बाद जब दोबारा आप और स्टेप्स चलते हो, मान लेते हैं आपने डी साइड, डी लेफ़्ट चला, लेफ़्ट साइड में आपने डी चल लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, के माइनस डी। ठीक है, उसके बाद जब राइट हैंड साइड चलते हो तो कितना चलते थे, के माइनस, राइट हैंड साइड जब चलते थे तो के माइनस 2d बचता था, है ना। याद करो, ये रिमेनिंग बचता था। ठीक है, मतलब ये था मेरा, यहाँ पर पी था, आप जब लेफ़्ट गए तो डी स्टेप्स यहाँ चल लिया, फिर वापस से यहाँ पर आए तो फिर से डी स्टेप चलना पड़ा होगा, फिर वापस से यहाँ पर जाते थे, है ना। तो कितना बचा आपके पास, के माइनस 2 इंटू डी स्टेप्स बचा, ताकि जो कि आप यहाँ चलोगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, के माइनस 2d स्टेप्स आप चल सकते हो बस यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, के माइनस 2d जो है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तब तो ऑब्वियस ये इनवैलिड है ना। ऑब्वियस के माइनस 2d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2d लेस देन इक्वल टू के, ऐसे भी तो लिख सकते थे। और इसको आप रिजॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो कि d जो है ज़्यादा से ज़्यादा k/2 तक होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। d का वैल्यू लेस देन इक्वल टू k/2 होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे बड़ा आपने किया तो खुद सोचो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। ऑब्वियस बात है, d का वैल्यू अगर k/2 से बड़ा हुआ तो ये नेगेटिव चला जाएगा, है ना। तो नेगेटिव ना हो, इसीलिए d का वैल्यू लेस देन इक्वल टू k/2 तक ही आप ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा नहीं ट्राई कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये p है, तो आप मान के चलते हैं d इज इक्वल टू आपने 1 ट्राई किया, d इज इक्वल टू मान लेते हैं 0 ट्राई किया, मतलब आपने डिस्टेंस चला ही नहीं, तो आप इधर के इधर ही खड़े हो। d इज इक्वल टू अगर आप 1 चले लेफ्ट हैंड साइड में, d इज इक्वल टू 1 चले तो आप फिर यहाँ आ जाओगे, d इज इक्वल टू 2 चले तो फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, एंड सो ऑन। d इज इक्वल टू 3 लिया तो अब यहाँ पर आ जाओगे। ओके, सिमिलरली जो रिमेनिंग बचेगा वो उससे आप यहाँ राइट साइड में जाओगे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, सारे डी पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, हम लोग हर पॉसिबल डी वैल्यू के लिए आप ट्राई कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड चाहे वो डी आप जाओ या फिर राइट हैंड साइड आप चाहे वो डी जाओ। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर डी आप कितना चलोगे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, d0 d लेस देन इक्वल टू k/2। ठीक है, d प्लस प्लस, है ना। ये इसीलिए मैंने यहाँ पर d लेस देन इक्वल टू k/2 आपको अलग से यहाँ प्रूफ करके दिखाया, है ना। d का वैल्यू इतना ही आप चल सकते हो। अब ये d आप 2 जगह चल सकते हो। पहला केस क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चलोगे तो आपका i क्या निकल के आता था, याद करो, अभी जस्ट आपको दिखाया था p माइनस डी, और j क्या निकल के आता था, p प्लस के माइनस 2d। ठीक है, इसके बाद आप क्या निकालते थे, लेफ्ट इज इक्वल टू लोअर बाउंड निकालते थे i का, और राइट निकालते थे अपर बाउंड j का, और उसमें इंडेक्स -1 करते थे, है ना। और ये लोअर बाउंड आप किस पे लगाते थे, आप अलग से जो जो आपके जितने भी पोजीशंस दे रखे हैं ना आपके इनपुट में, वो सारे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोअर बाउंड लगा रहे हो पोजीशंस पर, तो पोजीशंस का आप अरे ले लेना अलग से, है ना। पोजीशंस पर आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल रहे हो और वहाँ से इंडेक्स निकाल रहे हो कि किस इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है जहाँ पर ये लेफ़्ट लाई कर रहा है और किस इंडेक्स पर राइट लाई कर रहा है। तो जैसे ही आपको लेफ़्ट और राइट मिल गया, आप रिजल्ट को अपडेट करते रहना। रिजल्ट इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ राइट माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट -1, है ना, लेफ्ट -1। ओके, क्योंकि अगर मान लेते हैं आपको यहाँ से यहाँ तक का अगर आपको सम चाहिए और मान लेते हैं ये लेफ्ट है या राइट है, तो ऑब्वियस है प्रीफिक्स सम राइट तक का सम, प्रीफिक्स सम l-1 तक का सम। मान लेते हैं ये l-1 है, ठीक है, मान लेते हैं ये l-1 तक का सम है, तो इतने से इतने माइनस करोगे तो इतना निकल जाएगा ना। वही यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं, नॉर्मल प्रीफिक्स सम वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये केस 1 का हो गया आपका। और सिमिलरली यहीं पर इसी फॉर लूप में केस 2 भी चेक कर लेंगे कि अगर मेरा केस 2 यानी कि अगर मैं राइट साइड में ये डिस्टेंस चला होता तब मेरा आई का वैल्यू क्या होता और जे का वैल्यू क्या होता। ये मैंने लिखा था यहाँ पर, आई का वैल्यू p - k - 2d, p - k - 2d और जे का वैल्यू p + d। अगर राइट हैंड साइड चले तब ये, इस केस में भी वही करेंगे, लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालेंगे, प्रीफिक्स सम निकालेंगे और रिजल्ट अपडेट करते रहेंगे। और लास्ट में फाइनल हमें निकाल क्या करना है, हमें रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट जो भी है वो निकालना है और क्या, है ना। ये जो रिजल्ट निकला इसको जो भी मेरा फाइनल आंसर होगा, मैक्स फ्रूट्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स फ्रूट कॉमा अभी जो रिजल्ट निकला, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी मैक्स फ्रूट अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। कितना सिंपल था ये, सोचो बस हमें नॉर्मल सा विजुअलाइज करना था कि भाई ये P है तो आप लेफ़्ट हैंड साइड D जा सकते हो और लेफ़्ट हैंड साइड D गए तो राइट हैंड साइड कितना जा पाओगे वो निकालना था। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वही था कि अगर आपने एक बार लेफ़्ट गए हो तो लेफ़्ट के बाद अगर राइट गए तो वापस लेफ़्ट कभी आना ही नहीं है, आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। तो 2 ही केस बनकर आए, लेफ़्ट जाओ फिर राइट जाओ, दूसरा केस क्या है, राइट जाओ फिर लेफ़्ट जाओ। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं। कोड में हर लाइन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वही बोलूँगा जो यहाँ समझाया गया है, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। सबसे पहले इंट n इक्वल टू फ्रूट्स और साइज मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने बोला था ना कि मुझे प्रीफिक्स सम चाहिए होगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम के लिए एक वेक्टर ले लेते हैं और सिंस मुझे लोअर बाउंड और अपर बाउंड लगाना है तो लोअर बाउंड के लिए मुझे एक प्लेन वेक्टर चाहिए होगा, है ना। तो फ्रूट्स में याद करो दे रखा था, 2 चीज़ें दे रखी हैं फ्रूट्स के हर एंट्री में, एक पोजीशन है और उस पोजीशन पे कितना फ्रूट है। तो उस पोजीशंस को मैं अलग से स्टोर कर लूँगा पोजीशन नाम के एक अरे में, है ना। और ये सॉर्टेड फैशन में होगा, सॉर्टेड ऑलरेडी, ठीक है। और प्रीफिक्स सम में हम प्रीफिक्स सम निकालेंगे, ओके। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस। तो यहाँ पर मैं पॉपुलेट करता रहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोजीशंस फिल कर लेता हूँ। पोजीशंस ऑफ i में कौन सा पोजीशन है, फ्रूट्स ऑफ i का 0th वाले में पोजीशन स्टोर्ड है, ठीक है। और मुझे प्रीफिक्स सम निकालना है फ्रूट्स का। प्रीफिक्स सम ऑफ i विल बी इक्वल टू फ्रूट्स ऑफ i कॉमा 1 पर मुझे नंबर ऑफ़ फ्रूट्स मिल जाएंगे प्लस प्रीफिक्स सम ऑफ i - 1, है ना। प्रीफिक्स सम ऑफ i - 1, लेकिन i अगर 0 है तो i - 1 क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो मैं चेक लगा देता हूँ कि अगर i मेरा ग्रेटर देन 0 हुआ तभी i - 1 निकालना, नहीं तो 0 ऐड कर देना, ठीक है। बस एक्स्ट्रा बाउंड चेक मैंने यहाँ पर लगाया है क्योंकि i मैंने 0 से स्टार्ट किया ना, तो i ग्रेटर देन 0 है तो i - 1 वाला का सम ऐड कर देना, नहीं तो 0 ऐड कर देना, ठीक है। ये फ्रूट्स प्रीफिक्स सम, ठीक है, ओके, ये तो निकल गया। इसके बाद इंट मैक्स फ्रूट्स जो मुझे निकालना है उसको अभी 0 ले लेते हैं, ठीक है। फॉर इंट कितना डिस्टेंस चलेगा वो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, d इज इक्वल टू 0, d इज़ लेस देन इक्वल टू k/2 चल सकता ज़्यादा d प्लस प्लस, ठीक है। अब सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि अगर वो d स्टेप चला है तो पहले तो केस 1 का देखते हैं। केस 1 मूव्ड d स्टेप्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है।
तो इंट रिमेनिंग स्टेप्स कितने बचे, के माइनस डी, ठीक है। इंट फिर याद करो मैं कैसे निकालता था, इंट आई इज इक्वल टू जो भी इसका स्टार्टिंग पोजीशन है, तो स्टार्टिंग पोजीशन मेरा स्टार्ट पॉस है, तो मैं इसको पी मान लेता हूँ, है ना, ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए, ठीक है। पी, चलो या तो फिर स्टार्ट पॉस ही ले लेते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट पोजीशन माइनस डी होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड गया है। इंट जे मेरा क्या होगा, स्टार्ट पोजीशन प्लस जो मेरा जितना भी रिमेनिंग है, याद करो रिमेनिंग कितना होता था, के माइनस डी होता था, लेकिन उसमें माइनस डी और करते थे ना, तो के माइनस टू इंटू डी लिख सकते हो यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर मैं रिमेन कर देता हूँ कि स्टार्ट पोजीशन से या रिमेनिंग कितना राइट हैंड साइड इतना गया था। तो यहाँ पर याद करो मैं के माइनस टू इंटू डी लिखता था, उसको बस मैंने अलग से वेरिएबल में स्टोर कर लिया ताकि क्लीन दिखे थोड़ा सा। जब आई और जे मिल गया है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट पोजीशन निकालूंगा और राइट पोजीशन निकालूंगा, ठीक है। तो अभी तो मैं यहाँ पर लोअर बाउंड यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना खुद का बाइनरी सर्च भी लिख सकते हो, मेरे गिटहब के लिंक में आपको दिख जाएगा। जावा वाले वर्जन में मैंने बाइनरी सर्च खुद लिखा है क्योंकि जावा में लोअर बाउंड और अपर बाउंड नहीं होता, ठीक है। बिगिन पोजीशंस, एंड पोजीशंस, यहाँ पर आई दे देते हैं, ठीक है। और मुझे अगर इंडेक्स चाहिए तो बिगिन पोजीशन से माइनस कर देना, तो इंडेक्स मिल जाएगा, है ना, क्योंकि लोअर बाउंड एक्चुअली में पॉइंटेड रिटर्न करता है। मुझे अगर इंडेक्स चाहिए तो मैं बिगिन पोजीशन से यहाँ पर माइनस कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली अपर बाउंड निकालते हैं, बिगिन पोजीशंस, एंड पोजीशंस कॉमा जे, और मैंने उसमें याद करो माइनस बिगिन पोजीशन तो करते ही थे, इंडेक्स जो आएगा उसमें -1 भी करेंगे क्योंकि याद करो अपर बाउंड क्या देता है, सबसे पहला एलिमेंट जो ग्रेटर हो इस जे से, है ना। तो ग्रेटर मिल गया, उसके जस्ट पहले वाला में मैं चला जाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे ग्रेटर नहीं चाहिए ना, या तो एकदम जे के बराबर हो, ठीक है, या तो जे से छोटा हो, ओके। तो ये मिल गया हमें। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, जब मुझे ये मिल ही गया है तो एक वेरिएबल लेते हैं, इन टोटल इज इक्वल टू कितने फ्रूट्स होंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ राइट हैंड साइड माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट -1। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दे देना कि लेफ़्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, लेफ्ट -1। तो लेफ़्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तभी ये ऐड करना, वरना 0 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि जब आपने लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाला तो हो सकता है कि लेफ़्ट बड़ा ना निकल जाए, मतलब इनवैलिड केस के लिए। तो उसके लिए बस एक चेक लगा दो, लेफ़्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू राइट है तभी ये वैलिड केस बनेगा ना, क्योंकि मैं उम्मीद करके क्या चल रहा हूँ, मेरा अजम्पशन क्या है कि लेफ़्ट इज़ इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू राइट होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो और मैक्स फ्रूट्स को अपडेट कर देंगे कि इस बार मैक्स फ्रूट मुझे इतना मिला है, मैक्स ऑफ मैक्स फ्रूट्स कॉमा टोटल, ओके, ठीक है। तो ये मेरा केस 1 हो गया। अब आते हैं केस 2 पर। तो केस 2 में क्या है लिख देता हूँ, केस 2 मूव्ड डी टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस केस में रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग विल बी इक्वल टू के माइनस 2 इंटू डी। रिमेनिंग तो हमेशा इतना ही होता है ना, चाहे तुम राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ, है ना। तो रिमेनिंग, अब यहाँ पर जो रिमेनिंग का वेरिएबल था, रिमेन एज इट इज़ उसको वही यूज़ कर लेते हैं, रिमेनिंग इज इक्वल टू के माइनस 2 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर भी रिमेन की वैल्यू वही है ना। अब सिंस मैं राइट हैंड साइड चला हूँ तो जे इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, जो भी मेरा स्टार्ट पोजीशन है प्लस डी, है ना, और आई मेरा क्या होगा, स्टार्ट पोजीशन माइनस रिमेन, है ना, रिमेन मतलब के माइनस 2 इंटू डी, ठीक है, ओके। अब सेम वही काम करेंगे, लेफ़्ट निकालेंगे राइट निकालेंगे, ठीक है, सेम चीज़ कॉपी कर देते हैं, ठीक है। लेफ़्ट और राइट निकाल लिया और फिर से वही चेक लगाएंगे और वही अपडेट भी करेंगे, सेम चीज़ इधर यहाँ पर, ओके वी आर गुड। लास्ट में रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न मैक्स फ्रूट जो आया आपका,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार रन करके देखते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो, ये वाला फॉर लूप k/2 टाइम्स चल रहा है ना। और लोअर बाउंड और अपर बाउंड लॉगरिथमिक होता है क्योंकि वो बाइनरी सर्च है एक्चुअली में। ठीक है, तो एक्चुअली में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, k log n हो गया। k यहाँ पर हो गया और ये बार बार बाइनरी सर्च कॉल करो तो k log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। यहाँ पर n टाइम्स चला तो n प्लस k log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका। और स्पेस हमारा O ऑफ n है। ठीक है, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। Indeed, yes, we have passed all the cases. See you in the next video. Thank you.